नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे और मैं हूं पूनम शर्मा। उद्धव और राज साफ दिखते हैं। ठाकरे परिवार में जब भी जरूरत पड़ती है राज तुरंत हाजिर हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे दोनों भाइयों के बीच की दीवार साफ नजर आने लगती है। बाल ठाकरे के अस्थि विसर्जन के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। सियासत में रिश्तों के बनने बिगड़ने की कहानी कोई नई बात नहीं, लेकिन राज ठाकरे का जेट एंट्री बट यू टर्न का अंदाज कई सवाल खड़े कर गया। मौका शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की अस्थि विसर्जन का था। गेटवे ऑफ इंडिया पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ बाला साहेब ठाकरे की अस्थि कलश को अरब सागर में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक राज ठाकरे वहां पहुंच गए। मुश्किल से कुछ सेकंड बीते होंगे कि राज ठाकरे बाहर आते दिखाई दिए। अंदर क्या हुआ? राज अचानक आए और अचानक क्यों लौट गए? इसके बाद ही बाल ठाकरे की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हो गया। बाला साहेब ठाकरे का अस्थि विसर्जन तो हो गया, लेकिन राज ठाकरे यहां भी चर्चा का विषय बने रहे। उनके आने से ज्यादा उनका जाना सबको हैरान कर गया। महज औपचारिकता तो उन्होंने पूरी कर दी, मगर जाते जाते सबको सोचने पर मजबूर कर गए। बाला साहब के निधन के बाद से ही उद्धव और राज के रिश्तों में उतार चढ़ाव को लेकर कयास लगते रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद से ही राज बाल ठाकरे को देखने के लिए बिना नागा मातोश्री जाते रहे। अंतिम यात्रा में भी वो शुरू से शामिल हुए, फिर अचानक ही अंतिम यात्रा छोड़कर अपने घर चले गए। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार से पहले राज ठाकरे फिर नजर आए। उद्धव और राज साथ साथ दिखे। हर किसी ने गमगीन राज के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। बाल ठाकरे की चिता की आग ठंडी क्या हुई? दोनों भाइयों के रिश्तों में ठंडापन नजर आने लगा। 4 दिन बाद यानी गुरुवार को शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक बनाए जाने की मांग की खिलाफत एमएनएस ने खुलेआम की। मराठीवाद की राजनीति कर रहे उद्धव और राज की सियासी राहें सालों पहले अलग हो गई थी। अब सवाल यह है कि क्या बाल ठाकरे की विरासत को लेकर दोनों भाइयों में नई रस्साकशी शुरू हो गई है? पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। और जिस बाल ठाकरे को राज अपना सियासी गुरु मानते रहे हैं, जिनकी मौत पर वो लाख कोशिश करके भी अपने आंसू नहीं छुपा पाए, उसी राज ठाकरे ने शिवसेना सुप्रीमो के स्मारक के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से सियासी दुश्मनी का नया दांव खेल दिया है। मुंबई का नया किंग कौन, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे? ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि मराठीवाद और हिंदुत्व की सियासत का अगला खिलैया कौन होगा। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते जो सियासी जंग उद्धव और राज में शुरू हुई थी, वो उनके मरने के साथ ही नई शक्ल में सामने आ गया। अपने चाचा और सियासी गुरु को नम आंखों से अंतिम विदाई देने वाले राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे का स्मारक बनाए जाने के मुद्दे पर निगाहें टेढ़ी कर ली। दरअसल शिवसेना ने शिवाजी पार्क में उसी जगह पर स्मारक बनाने की मांग की जहां बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार किया गया। इस मांग पर कांग्रेस और एनसीपी ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने न केवल खुलेआम विरोध जता दिया, बल्कि इंदू मिल में स्मारक बनाने की सलाह भी दे डाली। सम्मानीय बाला साहेब का जो व्यक्तिमत्व है, वो जो व्यंग्य चित्रकार है, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर अगले पीढ़ी को ये घटनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो उतना ही बड़ा एक भव्य दिव्य स्मारक होना चाहिए और उसके लिए शिवाजी पार्क में जो जगह है वो कम लगती है। इसके लिए मैंने ये फरियाद दिया कि इंदू मिल की जो 12 एकड़ जमीन है उसमें सम्मानीय शिवसेना भवन का भव्य दिव्य स्मारक। क्या राज ठाकरे के आंसू सियासी थे? क्या ये महज 4 दिनों का भाईचारा था? ये सवाल इसलिए भी अहम हो गया है कि चाचा बाल ठाकरे की शैली में सियासत करने वाले राज 6 साल से अलग पार्टी एमएनएस बनाकर ताल ठोक रहे हैं, तो उद्धव के पास पिता की बनाई और पाली पोसी शिवसेना है। उद्धव के पास पूरे महाराष्ट्र में संगठन है, समर्पित कार्यकर्ता हैं, बाल ठाकरे का नाम जुड़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि उद्धव के पास वो तेवर नहीं। दूसरी तरफ राज ठाकरे को बाल ठाकरे के जीते जी सियासी हलकों में राजनीतिक वारिस माना जाता था, उठने बैठने का अंदाज हो या फिर भाषण देने की कला। पिछले विधानसभा और निकाय चुनावों के दौरान दोनों भाइयों की सियासी रस्साकशी का नया अंदाज देखने को मिला।
लेकिन उद्धव ठाकरे का दिल बीमार हुआ तो दोनों भाइयों के दिलों की दूरी कम हुई। उद्धव की बीमारी के दिनों में राज न सिर्फ उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे, बल्कि उन्हें अपनी कार में बिठाकर वापस मातोश्री लाए। बाल ठाकरे की बीमारी से लेकर उनके आखिरी सफर तक ये भाईचारा दिखता रहा। सवाल ये उठने लगा, क्या ये भाईचारा परिवार की दहलीज को पार कर सियासत की दीवार को तोड़ेगा? लेकिन राजनीति के जानकारों को फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं। मेरे ख्याल से शिवसेना की कंडीशन काफी बुरी होगी। मुझे लगता है कि उनको कुछ होगा नहीं, उनका आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। और अगर एमएनएस और शिवसेना एक हो जाए फिर दोनों एक ही साथ डूबेंगे। One of two things will happen. Either the cousins will make up. It's not something I would rule out. A second possibility is that the so-called Shiv Sena cadres will desert the Shiv Sena for the MNS, because I think most workers see Raj Thackeray as the future. Either way, that space, the space that Bal Thackeray had created, will not be empty for long. उद्धव और राज के जमाने की मुंबई बदल चुकी है। सियासत का अंदाज बदल गया है। राज ने स्मारक का विरोध कर बाल ठाकरे की सियासी विरासत पर उन्हीं के अंदाज में हल्ला बोलकर नई चाल चल दी है। शिवसेना के नेता बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव फिलहाल चुप हैं। जाहिर है ये नई सियासी जंग से पहले की खामोशी है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब खबर गुजरात से। बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज गुजरात में पहले दौर के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगी, जबकि पार्टी के दूसरे सभी बड़े नेता मोदी के लिए प्रचार में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक सुषमा ने न जाने की वजह का खुलासा नहीं किया है। वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सुर्खियों में रहना बखूबी आता है, फिर चाहे वो 3D तकनीक का इस्तेमाल हो या फिर हाईटेक रथ के जरिए। देखिए और सुनिए गुजरात के मुख्यमंत्री कितना जोरदार भाषण दे रहे हैं। भले ही वो लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए इसी तरीके की पुरजोर तैयारी कर ली है, वो भी बेहद हाईटेक तरीके से, क्योंकि तैयार हो चुके हैं मोदी के एलईडी स्क्रीन से लैस 4 इलेक्ट्रॉनिक रथ। दिसंबर के चुनाव में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मोदी ने भी इस परीक्षा को अव्वल नंबरों से पास करने के लिए कमर कस ली है। आप खुद देखिए इन 3 तस्वीरों में इसका सबूत। मोदी के प्रचार के लिए 4 हाईटेक रथ तैयार हैं। इससे पहले वो 3D होलोग्राफी सिस्टम के जरिए गुजरात के कई शहरों में भाषण प्रचार कर चुके हैं और अब उनके और स्वामी विवेकानंद की 3D तस्वीर भी तैयार हो चुकी है। पहले जरा हाईटेक रथ की खासियत जान लीजिए। मोदी के कहने पर तैयार किए गए इन चारों रथों में 8x10 की एलईडी स्क्रीन लगी है। इन्हें दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि जहां भी ये रथ रुकेगा, मोदी का 10 मिनट का भाषण अपने आप शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, इन रथों के ऊपर फ्रंट हेड कैमरा भी तैनात है। रथ की शुरुआत वडोदरा से हो चुकी है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कार्य करेगी। जैसे लाभ पांचम के दिन 3D के जरिए मुख्यमंत्री जी ने 4 स्थानों पर एक जगह से सभा को संबोधित किया था। ऐसे एलईडी स्क्रीन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और प्रचार रथ भी हमने बनाया है स्पेशल, उसको लेके भी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की स्पीचेस वो रथ के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी। कुछ ही दिनों में ये हाईटेक रथ गुजरात के हर इलाके में दौड़ते दिखेंगे। नरेंद्र मोदी इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और रथ का टाइटल रखा गया है, आपका नरेंद्र मोदी आपके साथ। चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए मोदी हर तरीका, हर जरिया अपना रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि इनका मतदाताओं पर कितना असर होता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा आज तक। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखकर नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति रोकने की मांग की है। बीजेपी ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सरकार को घेरने का एक और मौका ढूंढ निकाला है बीजेपी ने। मुद्दा बनाया है सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति पर। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने
प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखकर मांग की है कि नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति रोकी जाए। जब सेलेक्ट कमेटी ने जल्द से जल्द और पूरा कोऑपरेशन के साथ सब दलों ने मिलकर वो रिपोर्ट बनाई है, अभी लोकपाल बिल पास होना है, तब 2 साल के लिए सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना ये हम सही नहीं मानते। एफडीआई पर घमासान पहले से ही मचा था। अब बीजेपी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठा दिया। आर पार की लड़ाई का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो न सिर्फ शीतकालीन सत्र की बलि ले लेगा बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर भी करेगा। दरअसल आईटीबीपी के निदेशक रंजीत सिन्हा को अगला सीबीआई निदेशक बनाया जा रहा है। गुरुवार को ही यह खबर आई थी। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि लोकपाल बिल पेश होने के एक दिन पहले ही रंजीत सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा क्यों की गई। मौजूदा सीबीआई निदेशक 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अमूमन नए निदेशक की घोषणा मौजूदा निदेशक के रिटायरमेंट के 1 या 2 दिन पहले होती है। इस बार सरकार की जल्दबाजी दिखी तो सवाल उठने लगे। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि जब लोकपाल ड्राफ्ट में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और स्पीकर करेंगे, तो रंजीत सिन्हा की नियुक्ति में उनकी सलाह क्यों नहीं ली गई। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि लोकपाल ड्राफ्ट ने अब तक कानून की शक्ल नहीं ली है, ऐसे में उसके प्रावधान कैसे माने जाए। The CBC has to sit and finalize the names. CBC sat and discussed, and then they finalized 3 names. The Sri Ranjit Sinha, Sarath Sinha, another is Atul from UP. Then the Prime Minister decided the name of Sri Ranjit Sinha in a fair manner and following the due process, which has been the CBC has recommended 3 names. In that, the Prime Minister has got the authority to decide 1 name. Where is the question of unfairness in this? रंजीत सिन्हा ने अभी सीबीआई की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत भी नहीं की कि उन पर बाउंसर्स की बौछार हो गई। पहले तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार उनके खिलाफ कैट चले गए। उसके बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। ऐसे में जबकि सीबीआई कई अहम मामलों की जांच कर रही है, रंजीत सिन्हा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सीबीआई की साख पर कोई सवाल न उठे। सरकार के मूड से लगता नहीं कि विपक्ष के विरोध का उन पर कोई खास असर होने वाला है। अमिताभ सिन्हा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक।